आदाब। मैं अलका हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। यह है इंडिया में आज बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हमारे देश में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब की शुरुआत 2020 के शुरू में हो चुकी है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलाई जाने वाली लर्निंग इकोसिस्टम है। ये बैंकिंग, कमर्शियल सर्विसेज और बीमा के एरियाज में हेल्पफुल साबित हो रही है। खास बात यह है कि हमारा मुल्क भारत दुनिया के दूसरे सबसे बड़े फिनटेक हब के तौर पर डेवलप हो रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और भी गहराई से हमें समझने की ज़रूरत है, इसलिए भी कि 2035 तक हमारी इकोनॉमी में 1 ट्रिलियन अमेरिकी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग चल रही है। इसी को समझने के लिए हमने आज इनवाइट किया है कुछ खास एक्सपर्ट्स को। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के डॉक्टर अंकित चौधरी हमारे साथ हैं और जेएनयू के सेंटर फॉर स्टडीज़ इन साइंस पॉलिसी की असिस्टेंट प्रोफेसर रीता जी हमारे साथ हैं। अंकित जी, रीता जी, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करेंगे तो एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका है जो इस तरह के साइंटिफिक टर्म्स को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाता। तो जो मेरा पहला सवाल वो आप दोनों से ही एक एक करके है, क्योंकि नज़रिए थोड़े से अलग हो सकते हैं, बताने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? पहले आपसे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक टूल है। ये आदमी ने सोचा कि मेरे जैसे ही कोई सोचने वाला एक मशीन चाहिए, मेरे जैसे सोच के काम करने वाला एक मशीन चाहिए। आदमी जैसे काम करने वाला चीज़ तो है ही, बट आदमी जैसे सोच के काम करने वाला कोई चीज़ नहीं था। तो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट किया। और आपसे सर? ये जानते हैं कि समय समय पर ज़रूरत पड़ती है कुछ ऐसे चीज़ों की जो हम चाहते हैं कि अपने आप एक्ट करे, अपने आप वो हमारी जो प्रॉब्लम हो समझे और उस पर कुछ ऐसा करे जो हमने पहले से सोच रखा है। तो काफ़ी समय पहले ये सोचा गया कि क्या मशीन सोच सकती है, कुछ उस पर टेस्ट किए गए, क्या ये ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकती है, क्या ये ह्यूमन की तरह सोच सकती है। तो कोई भी ऐसी मशीन जो ह्यूमन के जैसा सोच सके, देख सके, या किसी की स्पीच को जो उसने बोला है उसको एनालाइज कर सके, वो मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आ सकती है। लेकिन आज की तारीख में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे बहुत आगे जा चुका है। एक ह्यूमन का जो दिमाग है वो जो सोच सकता है, एआई एक कंप्यूटर के अंदर, अगर हम इसको एक सॉफ्टवेयर माने, जो कि एक बहुत लिमिटेड टर्म्स में कह रहा हूँ, एआई आज की डेट में बहुत आगे जा चुका है। किस किस क्षेत्र में वो काम कर रहा है ये बहुत वाइड है, हम उसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। और आजकल ये हमारे जीवन के हर हिस्से में है, चाहे आप कार चलाते हैं, चाहे आप फ़ोन यूज़ करते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, हर जगह एआई इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और रीता जी, जब इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह की फैसिलिटीज़ ज़िंदगी में आती हैं तो बड़ा ज़रूरी होता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए किसी तरह से। हाँ। तो इसको कैसे तय किया गया है, कैसे कि ये कंट्रोल में रहे, ये बेकाबू ना हो जाए? मैं इधर एक बात को याद दिलाना चाहती हूँ। अगर आप देखेंगे, सोचेंगे आग के बारे में, जो 4000 सालों के पहले इंसान ने उसके ऊपर काबू किया जी। बाद में उसको कैसे यूज़ करना है, खाना बनाने के लिए, फैक्ट्री में, या जो भी काम के लिए है, उसको अथॉरिटी कंट्रोल में रख के काम करवाया और आज तक वो हमें काम दे रहा है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कोई ऐसी ही चीज़ है, जब तक हम उसको सर्वेंट बना के रखते हैं, हम मास्टर बन के उसके हाथ में काम करवाते हैं, तो सब कुछ अच्छा लगता है। अगर वो हमारा काबू छोड़ के चला जाएगा, हमारे कंट्रोल से चला जाएगा, हमारे वो रेगुलेटरी वो फ्रेमवर्क से बाहर चला जाएगा, तब जाके उधर बहुत सारे एथिकल इश्यूज राइज होंगे, लीगल इश्यूज राइज होंगे, वो सोसाइटी में बहुत सारा इम्पैक्ट कर लेता है। तो टेक्नोलॉजी is very good for the society. It is contributing so much to the society. But अगर वो मास्टर हम रहे और सर्वेंट वो रहे, अगर ये कभी थोड़ा ये हो जाएगा तो सोसाइटी में और बहुत सारे प्रॉब्लम तो हो सकती है, और हो भी रहा है और हम देख भी रहे हैं उसको। जी,
तो यही सवाल अंकित जी आपसे भी मैं समझना चाहती हूँ आपके नज़रिए से कि ये फ़ायदे में रहे और इसके नुकसान ना हो जाएं, ये कैसे हम तय कर रहे हैं? एआई काफ़ी चीज़ों में अप्लाई हो चुका है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम चाहते हैं कि एआई अपने आप एक्ट करे। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं ऑफिस से घर जा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ गर्मी के दिनों में जब मैं घर पहुँचूँ तो रूम पहले से ठंडा हो, एसी चल रहा हो आधे घंटे पहले से, तो वहाँ कोई होना चाहिए जो उसको पहले से ऑन करके रखे। घर में अगर कुछ ख़त्म हो गया है तो कोई इसको पहले से ऑर्डर कर दे, ख़त्म होने से पहले वो सामान होम डिलीवरी हो जाए। तो आजकल जो स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट है या स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने मशीन को कंट्रोल दिया हुआ है, लेकिन ये लिमिटेड क्वांटिटी लिमिटेशंस में है, तो इतना ज़्यादा अगर वो एक्ट करती हैं तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। हालांकि ये अच्छी बात है कि कुछ ऐसी फील्ड हैं जहाँ में हमने एआई को उतना कंट्रोल नहीं दिया है कि वो ह्यूमन लाइफ पे ज़्यादा इम्पैक्ट करे। जैसे कि ऑटोमेटेड सर्जरी में या ऑटोमेटेड मेडिकल डायग्नोसिस में अगर रोबोट्स या एआई बेस्ड रोबोट्स को सर्जरी करते हैं या डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद भी हम एक डॉक्टर को उसको अप्रूव करने के लिए बोलते हैं, तो वो एक आउट ऑफ द लिमिट नहीं जाता है। इसलिए आज की डेट में जो भी मोस्टली एआई ऑपरेशंस हैं फॉर द नॉर्मल पब्लिक, जो आम लोगों के लिए हैं, वो सभी लिमिट्स में ही हैं अभी तक। तो एक आम इंसान को जब हम समझाते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो ऐसे में एग्जांपल्स देने बहुत ज़रूरी हैं। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कहाँ कहाँ इसको एक्सपीरियंस करते हैं? सबसे पहले तो हम अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं। मान लीजिए मेरे फ़ोन में 1000 लोगों के कॉन्टैक्ट हैं। अब मुझे किसी का नाम ढूंढना है, मुझे पता है किसी का ढूंढना है, तब भी मैं वहाँ पर पहुँचूँगा और उसको कॉल करूँगा या सर्च करूँगा। आजकल आपके फ़ोन में स्पीच रिकॉग्निशन का ऑप्शन है। आप फ़ोन को बोलिए कि आप विश्वनाथ को कॉल कीजिए, कॉल विश्वनाथ, फ़ोन अपने आप कॉल कर लेता है। हर आदमी अलग तरीके से बोलता है, हर आदमी के वोकल कोड अलग होते हैं, लेकिन मेरा फ़ोन मेरी आवाज़ पहचान भी रहा है, समझ भी रहा है और किसको कॉल करना है ये भी ढूंढ के कॉल कर रहा है। तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो गया है। सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, कैमरास हैं सभी बिल्डिंग्स में। या तो हम मान लीजिए 50 कैमरे हैं, 50 आदमी को बैठाकर 24 घंटे सर्विलांस करें। अगर हम ड्यूटी बदलें तो 150 आदमी चाहिए होंगे, और वो 24 घंटे सर्विलांस करें कि कोई भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है। या हम एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना सकते हैं एआई बेस्ड, जो कि बता सकता है बिना किसी के देखे हुए, बिना किसी आदमी के देखे हुए, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, कि कहीं पर कुछ गड़बड़ है, कोई दीवार कूदा है, अपने आप एक अलर्ट जनरेट हो जाएगा। तो सिक्योरिटी या ह्यूमन लाइफ में काफ़ी इतनी चीज़ें एआई ने इनेबल कर दी हैं कि हम लोगों का जीवन, आम आदमी का जीवन बहुत आसान हो गया है। आप आज सुन रहे होंगे आजकल ड्राइवरलेस कार। हालांकि इंडिया में ट्रैफिक और ख़ासकर दिल्ली में ट्रैफिक बहुत अलग है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं भारत में भी और भारत के बाहर भी जो इस तरह की चीज़ें काफ़ी आसान बनाती हैं। आप बस बताइए कहाँ जाना है और आराम से कार में सो जाइए, आप पहुँच जाएंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां आदमी कंट्रोल देना चाहता है मशीन को, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां नहीं देना चाहता है। रीता जी, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया था कि टेक्नोलॉजी तब तक आपको फेवरेबल है जब तक मास्टर आप हैं, लेकिन हिंदुस्तान जैसे इलाके में एक ऐसा मुल्क है ये जहां 70% आबादी गांव में रहने वाली है, जो इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं है, उनको नहीं पता हमारे हक क्या हैं, कब हम जानबूझकर अपना डेटा शेयर कर रहे हैं और कब अनजाने में वो हमसे स्टील हो गया। तो कैसे इन लोगों के लिए किस तरह से काम किए जाते हैं, उनको अवेयर करने के लिए किस तरह से एफर्ट किए जाते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। खास करके आज के ये दशक में अगर आप लिटरेसी का डेफिनेशन ढूंढेंगे तो आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि लिटरेसी मीन्स पहले तो वो सीखने, जो लिखना पढ़ना जानने वाला, इतना डिग्री करने वाला वही था, बट आजकल ऐसा नहीं है। आजकल हम टेक्नो लिटरेसी का बात करते हैं। तो जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, कभी स्कूल भी नहीं गया है, वो भी मोबाइल फ़ोन ऑपरेट कर सकता है, उसका भी एक फेसबुक अकाउंट हो सकती है, वो भी सोशल मीडिया में डिस्कस कर सकता है। राइट। तो आज जो ये टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, वो बहुत ही अच्छा काम किया। जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान ने नहीं किया, उसको ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नहीं दे दिया हमें, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ऑनलाइन में भी ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करता है, राइट टू एक्सप्रेशन का प्रोटेक्शन करता है, और ऑफलाइन में भी करके हमें
दिखाता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, जो साइबर स्पेस है, इसमें मार्केट है, इसमें जो भी हमारा खास करके जो रियल लाइफ में है वो सारा जो है साइबर स्पेस में है। तो जो इंसान है बिना एजुकेशन भी वो साइबर स्पेस का पार्ट बन सकता है। राइट। तो ये जो आपने ये क्वेश्चन पूछा, तो ये बहुत ही एक रेलेवेंट क्वेश्चन है। लीगल फ्रेमवर्क के ज़रिए से कैसे लोगों को ये हक मिलता है कि हाँ, जो मैं शेयर करना चाहूँ वही शेयर हो, मुझसे कोई डेटा चोरी ना हो जाए या अनजाने में या मैनिपुलेट करके मुझसे कुछ निकलवा लिया जाए? तो लीगल फ्रेमवर्क कैसे इंश्योर करता है इसको? लीगल फ्रेमवर्क इंडिया में आज तक जो डेडिकेटेड डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, बट जो बिल है वो ड्राफ्ट जो है हमारे पास है। शायद पार्लियामेंट में कभी भी वो बिल पास हो सकता है। बट इंडिया जो है अब खास करके आपने सही से पूछा कि डेटा प्रोटेक्शन का बात जब होती है, जो मैनिपुलेशन करके डेटा लेते हैं वो तो चल ही रही है। बिल्कुल। क्योंकि अब ब्रिटिश कॉलोनी के टाइम में अगर देखेंगे, मैं ये कंपैरिजन देना चाहती हूँ दादाभाई नवरोजी के ड्रेन थ्योरी। दादाभाई नवरोजी जी ने बताया कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉ मटेरियल जो है इंडिया से लेके जाके, फिर फॉर एग्जांपल कॉटन ले लीजिए, कपड़ा लंदन में बनाते हैं, रॉ मटेरियल इंडिया का है, फिर कपड़ा लाके इंडियंस को ही बेचते हैं। ऐसे ही आज ये 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में डेटा रॉ मटेरियल बन चुका है। और पहले बोलते थे इंडिया इज रिच कंट्री विद द पुअर पीपल, बट टुडे इंडिया इज ट्राइंग टू बी रिच विद द रिच डेटा। बिकॉज जो बड़े बड़े कंपनी जो है इंडिया का डेटा के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि मास पॉपुलेशन और मास मार्केटिंग है और उनका प्रोडक्ट को वो बेच सके। बिल्कुल। तो हमारे नॉलेज के बिना डेटा माइनिंग हो रहा है, हमारे नॉलेज के बिना सर्वालाइंस हो रहा है। इसी के लिए भारत ने बहुत रिसेंट से बहुत सारे चाइनीज ऐप को बंद किया गए थे, बहुत सारे सर्विस को बंद किए गए थे, क्योंकि यही कारण था कि हमारे लोगों का बिना नॉलेज, हमारे नॉलेज के बिना ही वो लोग डेटा ले रहे थे। और आज भी चल रहा है, और उसको कैसे रोक करेंगे वो डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो इम्प्लीमेंट होगा तब पता चलेगा। तो यानी आने वाले टाइम में जो हमारी कंडीशन है, हमारी स्थिति है, वो बेहतर होगा, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो यूरोपियन यूनियन का डेटा प्रोटेक्शन लॉ को जो रिफ्लेक्ट करता है। जो यूरोपियन यूनियन का डेटा प्रोटेक्शन लॉ है वो ह्यूमन राइट ओरिएंटेड लॉ है, बट अगर यूएस को देखेंगे आप, वो कंज्यूमर ओरिएंटेड लॉ है। अगर जो भी बहुत बड़े बड़े कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल देखेंगे, सारे यूएस में है। राइट। सो वो बहुत स्ट्रिंजेंट डेटा प्रोटेक्शन लॉ तो वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको डेटा चाहिए, उसके ऊपर बिजनेस करना है। बिल्कुल। बट ह्यूमन राइट्स जो ओरिएंटेड लॉ जो है वो यूरोपियन यूनियन में है, और इंडिया का लॉ जो है वो यूरोपियन यूनियन का लॉ को रिफ्लेक्ट करता है। बहुत रिलीफ है ये सुन के। अंकित जी, इंडिया इज इमर्जिंग एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन इंडिया का एग्जिस्टिंग है और ख़ासतौर पे फ्यूचर में जो होने जा रहा है? भारत में काफ़ी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स रहे हैं, या हमारी जो पॉपुलेशन है उसका हमेशा से एक झुकाव रहा है टेक्निकल एजुकेशन की तरफ। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका मैथमेटिक्स में काफ़ी, स्कूल में भी और स्कूल के बाहर भी काफ़ी रुझान रहता है। तो जो हमारे यहाँ इनोवेशन की एक ज़रूरत है, उसके लिए वी हैव राइट पीपल जो मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं, जो थोड़ा प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, या और मैं मानता हूँ कि हर एक हिंदुस्तानी एनालिसिस तो कर ही सकता है, वो तो हमारे यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट होता है हर चीज़ में। तो कोई भी आदमी जो ये 3 चीज़ें कर सकता है वो एआई में काम कर सकता है। और जिस देश के पास इतने ज़्यादा टेक्निकली ट्रेंड लोग होंगे, उसमें एआई या कोई भी इंटेलिजेंट मशीन बनाने के लिए, या कोई भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। गवर्नमेंट्स ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं कुछ साल पहले, और अभी भी हम लोगों को कुछ डायरेक्शन देने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को और इंस्टीट्यूट्स की तरफ से, ताकि आगे चलकर ये लोग जो कि कैपेबल हैं, इनको हम एक सही जगह पर लाएं और इनको ये मौका दें कि ये कुछ करें सही डायरेक्शन में। जैसे एनालिटिक्स की कुछ चीज़ें होती हैं, पब्लिक पॉलिसी में या पब्लिक ओपिनियन के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनको हम निकाल सकते हैं डेटा के थ्रू या कुछ और प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो अगर हम इन लोगों को एक मौका दें सही जगह पर, मे बी जॉब्स के रूप में या किसी और जगह पर, तो ये लोग काफ़ी अच्छी तरह से कर पाएंगे, और इंडिया में इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है।
और इसीलिए शायद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसको थोड़ा प्रायोरिटी दी गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये अभी इस तरह से एक तरह से कंपलसरी हो गया है कि 6th स्टैंडर्ड से हर बच्चे को AI पढ़ाया जाए, कोडिंग भी पढ़ाया जाएगा, और जब तक वो 12th में पहुंचेगा तो उसको AI और प्रोग्रामिंग दोनों का काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, और मैथमेटिक्स तो हमारे यहाँ रहता ही है। तो जब वो स्टूडेंट बैचलर डिग्री में जाएगा, चाहे वो आर्ट्स में जाए या साइंसेस में जाए, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में जाए, तो उसको एक आइडिया होगा कि AI को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत से ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे अभी तक दुनिया में AI का यूज़ या किसी भी इंटेलिजेंसिया का यूज़ नहीं हुआ है। अगर हम उसको अप्लाई कर सकें तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। बहुत सारी ऐसी जगह पे होती हैं जहाँ पर आदमी काम कर रहा है लेकिन ह्यूमन एरर का चांस रहता है, जैसे सर्जरी में लेजर सर्जरी होती है आई में, या कोई लीवर सर्जरी होती है, उसमें अगर कोई डॉक्टर करे तो बहुत प्रिसाइज ऑपरेशन चाहिए होता है और एरर का चांस हमेशा रहता है। रोबोटिक्स के केस में, इंटेलिजेंट रोबोटिक्स के केस में वो नहीं रहेगा। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। तो रीता जी, जब हम एजुकेशन की बात कर रहे थे, एक तरफ हम ये कल्चर बिल्ड कर रहे हैं कि नया टैलेंट आ पाए, जो लोग इस फील्ड में आ सकते हैं, जिनकी काबिलियत है, सरकार इस तरह से पॉलिसीज़ बना रही है कि उनको फैसिलिटेट किया जा सके कि वो इसमें आए। लेकिन साथ साथ आई एम श्योर यू वुड अग्री विद मी कि इसके रेप्रिकॉशंस क्या हैं, या इसके इल इफेक्ट्स क्या हैं, या इसको लेकर हमारे राइट्स क्या हैं, ये भी एजुकेशन सिस्टम में आना चाहिए, और इसकी जो पढ़ाई है इस पे भी तवज्जो होनी चाहिए। इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? अगर आप ये आई रिलेटेड पॉलिसीज़ देखेंगे तो हर कोई कंट्री आज के टाइम पे सभी कंट्री AI के बारे में स्ट्रेटजी बना रहे हैं, पॉलिसीज़ बना रहे हैं। बहुत सारे चीज़ें जो हैं, अगर हम US को देखें या जो भी कंट्री को देखें, AI को सेंट्रल पॉइंट बना के पॉलिसी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। राइट। बट ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट AI एक टेक्नोलॉजी, एक स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी नहीं है। जो कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, इसको बहुत अच्छा वाला एल्गोरिदम चाहिए है, और सबसे ज़्यादा बहुत सारा डेटा चाहिए। उसके अलावा, डेटा के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है काम ही नहीं कर सकता। बट ये डेटा कौन फीड करता है, कौन सा डेटा अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन फीड करता है, ये एल्गोरिदम कौन बनाता है, कैसे डिज़ाइन करता है। आज के ज़माने में द एंटायर सोसाइटी इज IT कॉन्फ़िगर्ड सोसाइटी। अगर ये सारा हम सारे सोसाइटी, आर्टिफिशियल सोसाइटी हम बना रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेके, तो हमारा मतलब क्या है, हमारा माइंड में क्या चल रहा है। तो यंग इंजीनियर्स जो है एल्गोरिदम बना रहे हैं, डेटा फीड कर रहे हैं, उनको एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना ज़रूरी है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हर कोई एजुकेशन, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो या जो भी हो जाए, ये करिकुलम होना चाहिए कि एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि मैं जो एल्गोरिदम बना रहा हूँ, मैं डेटा फीड कर रहा हूँ, वो किसी पॉलिसी के लिए चाहिए, किसी का लाइफ के लिए आंसर बन रहा है, किसी सोसाइटी को फॉर्मेशन में मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस दौर में अगर उसको सोचना है तो उसको ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन में ही हमें ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो हर कोई यूनिवर्सिटी में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्राइमरी स्कूल होगा, हाई स्कूल होगा, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल ओरिएंटेड कोर्स होगा, उधर एक एथिकल कोर्सेज, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का ये कोर्स ज़रूर रखना चाहिए, ताकि जो डिज़ाइन हम सोसाइटी डिज़ाइन कर रहे हैं वो डिज़ाइन अच्छा बने, सोसाइटी अच्छा रहे। तो हर किसी आदमी को ना, हर किसी स्टूडेंट को एथिकल, मॉरल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है टेक्नोलॉजी का, वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए करिकुलम में एक पार्ट बनाना ही चाहिए हर यूनिवर्सिटी में। तभी जाके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे। और यूरोपियन यूनियन में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फ्रेमवर्क बोलते हैं। और ऑलरेडी दे हैव प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट when they build, because algorithm is just like a black box, उसमें क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलता है, अंदर क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चलता है। जैसे कि ऐसे सोचो, डाइट हम लेते हैं, अगर अच्छा डाइट लेंगे तो शरीर अच्छा है, अगर डाइट अच्छा नहीं लेंगे तो हालत तो खराब हो जाएगी। ऐसे ही अगर अच्छा एल्गोरिदम बनेगा, अच्छी तरह से डेटा फीड करेंगे, अच्छा एथिकल पॉलिसी मेंटेन करेंगे, इंटेंशन सही, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तब जाके सोसाइटी अच्छा बनेगा। बिल्कुल। अगर हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी जब सब कुछ है तो उसके में हमें एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है। वेरी वेल सेड रीता जी।
तो अंकित जी, यूज़ से मिसयूज़ होते बहुत टाइम नहीं लगता। हम समाज की बात कर रहे हैं, समाज की बात आते ही सरकार की बात आ जाती है। तो गवर्नमेंट फंक्शनिंग में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रीब्यूट कर रहा है? देखिए, भारत में एक हमेशा से मैं मानता हूँ ज़्यादातर लोगों में या एक ये नॉर्मल सोच है कि हम जो भी करें वो अच्छे के लिए ही करें। इसलिए भारत में जितने भी इनोवेशन या इन्वेंशन हुए हैं वो जनरली इस तरह हुए हैं जो अच्छे पर्पज़ के लिए ही यूज़ हो सकते हैं। हम लोगों ने कभी उस तरह नहीं बनाया है जो डिस्ट्रक्शन के लिए हो। तो ये एक बड़ा अच्छा है कि इंडिया के केस में हम अभी तक जो भी किया है और गवर्नमेंट की भी जो पॉलिसी रही है वो हमेशा अच्छी और पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रही हैं। एआई के केस में भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। बजट 2018 में इट वाज सेड कि हमारा फोकस एआई पर रहेगा और करीब 3000 करोड़ के आसपास इसको अलॉट किया गया था। उसके बाद से गवर्नमेंट की काफ़ी फंक्शंस में एआई इम्प्लीमेंट किया गया है। इनकम टैक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सभी लोग देखते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय का डेटा या कोई प्राइवेट प्रोफेशनल है उसका भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और उसके बाद मैच किया जाता है कि इसने जो आईटीआर भरा है क्या वो उससे मैच होता है। इसी तरह जीएसटी में भी है। इसी तरह काफ़ी ऐसी जगह हैं जैसे नेशनल स्किल रजिस्ट्री है, काफ़ी लोगों का डेटा लिया जाता है, उनकी स्किल्स चेक की जाती हैं कि वो क्या वही जॉब कर रहे हैं जो उनकी स्किल्स हैं या कुछ थोड़ा मिसमैचिंग है। तो काफ़ी ऐसी फंक्शंस हैं जो डेटा जैसे पॉपुलेशन डेटा लिया जाता है। इसके अलावा कुपोषण का डेटा लिया जाता है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो डेटा कलेक्ट करते हैं कि हमारे देश में जो न्यू मदर हैं, जो न्यू चाइल्ड हैं, उनका डेटा क्या है। और ये काफ़ी स्टेट से, जैसे कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर ये रेशियो काफ़ी रहता है, न्यू मदर डेथ रेट है या उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाता है, वो सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। वो डेटा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, डेटा बहुत होता है, तो हम लोगों की जो तकनीक होती है वो हमें ऑटोमेटेड करनी पड़ती है रिजल्ट निकालने के लिए, और वो पॉलिसी मेकिंग में बहुत इम्पैक्ट करती है। अगर हम किसी भी चीज़ को मान लीजिए हम बाय ह्यूमन कराएं, तो मान लीजिए हमारे देश में लगभग 3-4 करोड़ लोग टैक्स फाइल करते हैं, जो कि काफ़ी बार सुना जाता है, और 3-4 करोड़ लोग कहते हैं तो कुछ भी नहीं है 130-35 करोड़ में। कनाडा की पॉपुलेशन ही 3 करोड़ है, तो उससे तो हमारा कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता है कि वहाँ तेज़ी से काम हो जाता है। तो इसलिए हमें जो टूल या हमें जो तकनीक लगानी पड़ती है वो गवर्नमेंट इज़ वेरी मच फोकस्ड ऑन दिस, और गवर्नमेंट मशीनरी में भी आजकल टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ हो गया है। और आने वाले टाइम में हम किस तरह से इसको इन्हांस होते हुए देखेंगे? जो पब्लिक यूज़ है उसमें तो गवर्नमेंट काफ़ी यूज़ ला रही है। जैसे अभी जुलाई में ही द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री सेड एआई फॉर ऑल, जिसमें एक गवर्नमेंट और एनसीईआरटी और इंटेल ने मिलकर एक प्रोग्राम चलाया है कि एआई सभी लोगों को हो फॉर द होल कंट्री। तो लगभग 10 लाख लोगों को उसमें एक साल में ट्रेन करने का प्रोग्राम है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे, तो तकनीक अपने आप ही लोगों में फेमस होगी, लोग उसका यूज़ करके फ़ायदा उठा सकेंगे। गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर, जैसे हमने पहले बात की कि बच्चे सीखें, उसको यूज़ करें, जनता सीखे, उसको यूज़ करें, तो जो कामों में तेज़ी है, सरकार के कामों में, ई गवर्नेंस में, या हमारे ही किसी ऑफिस, मान लीजिए मैं किसी प्राइवेट ऑफिस में जाता हूँ लोन लेने, बैंक में जाता हूँ, उसमें काफ़ी तेज़ी आएगी। आजकल एक सिविल स्कोर होता है जो कि बाकी कंट्रीज में हम क्रेडिट स्कोर कहते हैं, कि आपका पास्ट रिकॉर्ड क्या है। अब कोई आदमी बैठ के आपके पिछले 15 साल के रिकॉर्ड तो नहीं देख सकता है, लेकिन स्कोर के बेस पे आपको बता सकता है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो चीज़ों में काफ़ी तेज़ी आई है, बहुत आएगी। जैसे 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 हमने अभी डिस्कस किया कि यूज़ हमें उतना ही करना है जितना बेनिफिशियल रहे। कुछ ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं तो थोड़ा निगेटिव भी हो सकता है। तो इंडिया इज़ ए वेरी केयरफुल कंट्री इन गवर्नेंस, तो उसको हम धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रीता जी, आप जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अब मेरे ख्याल से कुछ बहुत ही कम इंडिविजुअल्स ऐसे रह गए होंगे जो एआई से अछूते हैं। सबकी ज़िंदगी में ये चाहे ना चाहे घुस चुका है। तो ऐसे में एज एन एक्सपर्ट आपके क्या कंसर्न्स हैं आज के टाइम पे, करंटली, और फ्यूचर को लेके? देखिए, मेरे बच्चे घर में पढ़ते रहते हैं। कोविड-19 का टाइम है तो ऑनलाइन एजुकेशन है, तो मैं भी वर्किंग मदर हूँ, मैं चली जाती हूँ। बट मैं तो डिसिप्लिन सिखाया है, बट
डिजिटल डिसिप्लिन नहीं सिखाया। एब्सोल्युटली। डिजिटल डिसिप्लिन सीखना पड़ता है और मुझे भी सीख के उसको सिखाना पड़ता है। तो अगर इसको कॉन्सेप्ट अगर आप लेंगे तो हर कोई इंसान, अगर हमें चाहिए या नहीं चाहिए वो मतलब नहीं है, वो खुद टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में आ चुका है। ठीक है, अगर वो आ चुका है तो उसका अंदाज़ा भी हमें नहीं है कि क्या हो सकता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। अगर एक ऐड आएगा और उधर बोलेगा कि आपका ये चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए ना, फटाफट कर दिया सबने, और किसी को पता नहीं है कि ये डेटा ले रहे हैं मेरा कल से। बट आप वो ईमेल आईडी देते ही नेक्स्ट डे आपका एसएमएस बॉक्स और ईमेल बॉक्स सारा एडवर्टाइजमेंट से भरा जाएगा। बिल्कुल। तो आप ये सोचना है हर कोई इंसान को, अगर कोई हमें मुफ्त में फ्री सर्विस कोई दे रहा है तो क्यों दे रहा है। फेसबुक अकाउंट आपको फ्री से मिल रही है, जीमेल अकाउंट फ्री से मिल रही है, यूट्यूब में आपको फ्री से आप अकाउंट अपलोड कर सकते हैं। अगर ऊपर देखिए, वर्ल्ड का बहुत बड़ा टैक्सी कंपनी है, उसके पास कोई टैक्सी नहीं है खुद का। अगर अलीबाबा देखेंगे, बहुत बड़ा रियल एस्टेट, उसके पास कुछ नहीं है रियल एस्टेट खुद का। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक मिराकुलस है। अगर आपको कोई फ्री से कोई दे रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मैं फ्री सर्विस ले रहा हूं तो ये मुझसे क्या लेना चाह रहा है। एब्सोल्युटली, क्वेश्चन इट। तो अगर एप्पल और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जो भी कंपनी अगर आपको कुछ फ्री दे रही है तो वो सोच रही है आप उनके लिए एक प्रोडक्ट है। आप सोचते हो मैं एक कस्टमर हूं, मैं एक कंज्यूमर हूं सर्विस का, ये मेरा कंज्यूमर का राइट है। बट ऐसा नहीं है, आप एक प्रोडक्ट है उनके लिए, उनका मार्केटिंग करने के लिए आप एक प्रोडक्ट है। तो आपका डेटा जो है वो आपका प्रॉपर्टी है, आपका एक राइट है। वो एक फंडामेंटल राइट करके बहुत 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी राइट। ये राइट को छीना जा रहा है आपसे। आपका नॉलेज के बिना ये राइट्स को लिया जा रहा है। आपको नॉलेज के बिना ही आपको जो देखना है, जो नहीं देखना है, जो खाना है, जो पहनना है, सब कुछ अगर कोई थर्ड वर्ल्ड मीन्स कंट्री में कहीं बैठ के आपको डिजाइन करके आपके घर पे पहुंचा रहा है। इसको हम साइकोमेट्रिक्स बोलते हैं। आपका साइकोलॉजिकल पैटर्न के ऊपर आपको बेचना चाहते हैं, आप एक प्रोडक्ट है। तो हर कोई, किसी को ये जानकारी होना चाहिए। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम बैठे हैं तो बहुत बड़ा वर्ल्ड है हमारे सामने। अगर कोई फ्री से कुछ दे रहा है तो क्यों दे रहा है, आपका पासवर्ड पूछ रहा है तो क्यों पूछ रहा है। तो एजुकेशन होने की ज़रूरी है, रेसिस्टेंट करने की ज़रूरी है टेक्नोलॉजी से। बिल्कुल, हर कोई इंसान को, हर कोई इंडिविजुअल को ये सीखना ज़रूरी है। बिल्कुल। अंकित जी, रीता जी, थैंक यू सो मच। इतना वैल्यूबल, इतनी बेहतरीन बातचीत आप लोगों के साथ रही, इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आप दोनों ने हमारे साथ शेयर की, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हमारे स्टूडियो में आप दोनों आए और आप लोगों ने ये बातचीत हमारे साथ की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे व्यूवर्स को ज़ाहिर तौर पर इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। और ऐसे में हम अपने व्यूवर्स को भी कहना चाहेंगे कि अगर वो अपनी राय हमारे साथ इस प्रोग्राम को लेकर शेयर करना चाहें कि उनको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddurduspecials@gmail.com। और इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब। शेर व सुखन की ये महफिल उर्दू